Hello dear student, once again welcome to everyone on our channel सुधाकर सर क्लासेस. दिस इज विपिन here. ओके, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सुधाकर सर क्लासेस पे. पिछले कुछ दिनों से मैं इस पर्टिकुलर चैनल पे रेगुलर नहीं था क्योंकि एक्सीडेंट हो गया था और पैर में चोट लग गई थी. नाउ आई एम फाइन एंड फिट. ओके, तो अब आपको फिर से रेगुलर बेसिस पे सारे वीडियोस यहाँ मिलते रहेंगे. तो प्लीज़ आप लोग से यही रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट नोटिफिकेशंस ऑफ वीडियोस. ओके, तो चलिए देखिए, जैसे हमने कंटिन्यू हम चैप्टर सेकंड क्लास 10 सिविक्स का चैप्टर सेकंड के हमने ऑलरेडी 4 to 5 पार्ट्स कवर कर लिए थे और बहुत ही वेल तरीके से मैंने इस चैप्टर को क्या किया था आपको एक्सप्लेन किया था. ठीक है, और आई होप आप लोग इस वीडियो को वॉच भी कर रहे होंगे. और जो भी आप लोगों के फीडबैक्स हैं, प्लीज़ आप लोग अपने फीडबैक्स को कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिए. ठीक है ना. तो चलिए देखिए, आज नेक्स्ट पार्ट हम कवर करेंगे और इस नेक्स्ट पार्ट में जो आज हमारा पहला टॉपिक है वो क्या है, हाउ फेडरलिज्म प्रैक्टिस इन इंडिया, व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री. वो फेडरल फीचर जो था हमारे कंट्री का वो हमने कवर कर लिया था. और उसके बाद जो एनसीईआरटी का नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, व्हाट हाउ फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड इन इंडिया. इंडिया में फेडरलिज्म प्रैक्टिस कैसे हुआ. तो बहुत ही चैलेंजिंग टास्क था ये. इंडिया में फेडरलिज्म प्रैक्टिस करना एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क था उस टाइम हमारी जो गवर्नमेंट थी या जो भी लीडर्स थे उनके लिए, कि इंडिया में कैसे फेडरलिज्म को प्रैक्टिस किया जाए. तो इंडिया में फेडरलिज्म को प्रैक्टिस किया गया था 3 टेस्ट के थ्रू. पहला टेस्ट क्या था, लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स का फॉर्मेशन करना, मतलब यानी कि लिंग्विस्टिक स्टेट्स की यहाँ बात हो रही है. लिंग्विस्टिक स्टेट्स, ये तो सबसे टफ टास्क था, लिंग्विस्टिक स्टेट्स का फॉर्मेशन करना. दूसरा लैंग्वेज पॉलिसी. ठीक है, किसी भी एक लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं दिया गया इंडिया में ओरिजिनली. ठीक है, 14 लैंग्वेज थी और आज प्रेजेंट टाइम में 22 है एज पर द 8th शेड्यूल ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन. और तीसरा जो प्रैक्टिस था वो सेंट्रल और स्टेट रिलेशन था, सेंट्रल और स्टेट रिलेशन था. ठीक, तो ये आप लोग दिमाग में बैठा लीजिएगा. इंडिया में फेडरलिज्म को प्रैक्टिस किया गया इन्हीं 3 टेस्ट की मदद से, और तीनों के तीनों बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ही कह सकते हो कि कॉम्प्लेक्स टास्क था गवर्नमेंट के लिए. उनको डर भी था कई बातों का. जैसा कि हम बात कर लेते हैं लिंग्विस्टिक स्टेट्स का. स्टेट्स का फॉर्मेशन जब लैंग्वेज के बेसिस पे होता है, स्टेट्स का फॉर्मेशन जब लोकल लैंग्वेज के बेसिस पे होता है, तो इसी को बोलते हैं लिंग्विस्टिक स्टेट्स. और इंडिया में पहला स्टेट जो लोकल लैंग्वेज के बेसिस फॉर्म हुआ था वो था आंध्र प्रदेश. आंध्र प्रदेश फॉर्म हुआ था आपका, आंध्र प्रदेश आपका पहला स्टेट था जो लोकल लैंग्वेज के बेसिस से फॉर्म हुआ था. और ये फॉर्म कब हुआ था, 1953 में. तो आपसे ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है वेरी शॉर्ट में, एमसीक्यू में या फिलअप में, कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ अवर कंट्री इज फॉर्म्ड फर्स्ट फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक या लोकल ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज. ठीक है, तो यहाँ पर लोग याद रखिएगा आंध्र प्रदेश. तो थोड़ा चलिए इसकी कहानी देख लेते हैं कि आंध्र प्रदेश कैसे फॉर्म हुआ. तो आप लोगों को बता दें कि मद्रास प्रोविंस जो था, मद्रास प्रोविंस का जो नॉर्दर्न पार्ट था, नॉर्दर्न 13 डिस्ट्रिक्ट जो थे, मद्रास प्रोविंस के जो नॉर्दर्न 13 डिस्ट्रिक्ट थे, यहाँ पे तेलुगु लैंग्वेजेस बोली जाती थी. ठीक है, कैसी लैंग्वेज बोली जाती थी, तेलुगु. मद्रास प्रोविंस का, मद्रास प्रोविंस का जो 30 डिस्ट्रिक्ट था, यहाँ पे तेलुगु लैंग्वेजेस बोली जाती थी. और वहीं के एक पर्सन थे जिन्होंने सबसे पहले डिमांड की स्टेट्स के फॉर्मेशन की लोकल लैंग्वेज के बेसिस पे. और इनका नाम क्या था, इनका नाम था पोतई. एक सेकंड, पोतई श्री राम उल्लू. ओके, पोतई श्री राम उल्लू ने एक मूवमेंट स्टार्ट किया था, विशाल आंध्रा मूवमेंट. और विशाल आंध्रा मूवमेंट के थ्रू ही इन्होंने डिमांड की सबसे पहले कि मद्रास प्रोविंस के जो नॉर्दर्न 13 डिस्ट्रिक्ट हैं यहाँ पे तेलुगु लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, इनको इस पर्टिकुलर प्रोविंस से सेपरेट कर दिया जाए ताकि हम अपना एक सेपरेट स्टेट बना सकें, क्या, आंध्र प्रदेश. ठीक, तो पोतई श्री मुलुल्लू ने क्या किया, इन्होंने इस मूवमेंट को स्टार्ट किया, विशाल आंध्रा मूवमेंट को. और 56 डेज तक इन्होंने क्या, बिना कुछ खाए पिए पीसफुली इन्होंने प्रोटेस्ट किया अपने डिमांड के फेवर में. और 56 डेज तक इन्होंने कुछ खाया पीना है, जिसके कारण इन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया इस मूवमेंट के लिए. और इसी के बाद फाइनली जितने भी वहाँ के पीपल्स थे, सब बहुत ज़्यादा, सबके अंदर एंगर आ जाती है, एंगर की फीलिंग क्रिएट हो जाती है. और फाइनली गवर्नमेंट को मजबूर होकर ये फॉर्मेशन करना पड़ा. ठीक है, पहले स्टेट्स का फॉर्मेशन करना पड़ा. ठीक, तो ये आप लोग याद रखिएगा. और एक चीज़ यहाँ पे बता दें, इसी के बाद गवर्नमेंट ने क्या किया, एक कमीशन स्टैब्लिश किया. ठीक है, एक कमीशन स्टैब्लिश किया जिसको अली फजल कमीशन भी कहते हैं, या आप बोल सकते हो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन भी कहा जाता है. स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन भी से कहा जाता है. इसका फॉर्मेशन गवर्नमेंट ने किया था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया था अगस्त 1953 में. अगस्त 1953 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कमीशन फॉर्म किया. और इस कमीशन को में वर्क कर रहे थे 3 पर्सन, अली फजल,
एच.एम. पनिकर और कुंजरू साहब, ये 3 पर्सन्स थे जो इस कमीशन में वर्क कर रहे थे। गवर्नमेंट ने इन लोगों को इसलिए अपॉइंट किया था इस कमीशन के थ्रू, कि इस कमीशन में इन लोगों को इसलिए अपॉइंट किया था कि आप लोग स्टडी करिए और ये बताइए कि हमारे कंट्री में स्टेट्स का फॉर्मेशन लोकल लैंग्वेजेस के बेसिस पे अगर होगा तो कितने स्टेट्स बनेंगे। तो फाइनली 2-3 साल तक इन्होंने स्टडी की और 1956 1 नवंबर ऑफ 1956 को इन्होंने अपनी रिपोर्ट गवर्नमेंट को दे दी और बता दिया कि 14 स्टेट्स का फॉर्मेशन होगा लोकल लैंग्वेज के बेसिस पे। कितने स्टेट्स का? 14 स्टेट्स का। तो फाइनली लैंग्वेज के बेसिस 14 स्टेट्स बने और 6 यूटीज बने। ओके, तो ये आप लोग याद रखिएगा, ये उस समय की बात थी। लेकिन आज तक भी आप लोग देख रहे हो बहुत सारे नए स्टेट्स और बहुत सारे यूनियन टेरिटरीज का फॉर्मेशन होता ही जा रहा है लगातार। आज प्रेजेंट टाइम में आप अगर देखोगे तो 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। ठीक, तो एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी कभी कभार पूछ लेता है कि ऐसा कौन से इंडियन स्टेट्स है जिनका फॉर्मेशन लैंग्वेज के बेसिस पे नहीं हुआ। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, एक आपका नागालैंड, एक आपका झारखंड और एक आपका उत्तराखंड। इन तीनों स्टेट्स का फॉर्मेशन लैंग्वेज के बेसिस पे नहीं हुआ था, इन तीनों स्टेट्स का फॉर्मेशन कल्चर और इथनिसिटी के बेसिस पे हुआ था। ठीक है, दीज स्टेट्स आर फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर एंड इथनिसिटी। ओके, ये 3 ऐसे स्टेट्स हैं नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड जिनका फॉर्मेशन इथनिसिटी और कल्चर के बेसिस पे हुआ। बाकी जितने भी इंडियन स्टेट्स हैं सबका फॉर्मेशन लैंग्वेज के बेसिस पे हुआ है। एंड द फर्स्ट इंडियन स्टेट विच फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज इज आंध्र प्रदेश। ठीक, आंध्र प्रदेश सबसे पहला स्टेट था जो लोकल लैंग्वेज के बेसिस पे फॉर्म हुआ था विशाल आंध्रा मूवमेंट के थ्रू। और इस मूवमेंट को इनिशिएट किसने किया था? आपको मैंने बताया, पुत्तई साहब। ओके, तो आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो गई हो। और एक चीज़ याद रखना कि लोकल लैंग्वेज के बेसिस जो स्टेट्स का फॉर्मेशन हो रहा था, तो हमारे सारे लीडर्स को इस बात का डर था कि ऐसा ना हो जाए कि आगे चल के पूरी की पूरी कंट्री डिसइंटीग्रेट हो जाए, कई अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, जैसा हमने पार्टीशन के टाइम पे देखा था। लेकिन जब फॉर्मेशन हो गया तो फॉर्मेशन होने के बाद ये देखा गया कि इसने कंट्री की यूनिटी को और प्रमोट किया। इस पर्टिकुलर लैंग्वेज के बेसिस पे जो स्टेट्स का फॉर्मेशन हुआ, इसने कंट्री की यूनिटी को और प्रमोट किया और बल्कि सारे स्टेट्स के एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को भी ईजियर बना दिया। सारे स्टेट के एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को पहले से भी ईजियर बना दिया। ठीक, और दूसरी चीज कंट्री में यूनिटी को भी और ज्यादा प्रमोट किया। ठीक, तो ये पहला टेस्ट था जिससे इंडिया में फेडरलिज्म को प्रैक्टिस किया गया, स्टेट्स का फॉर्मेशन लोकल लैंग्वेज के बेसिस पे करना। अब दूसरा, लैंग्वेज पॉलिसी। आप सबको पता है कि कंट्री हमारी जब आज़ाद हुई और जब कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स हुआ तो हमारी कंट्री ने, हमारे कंट्री के लीडर्स ने सेकुलर मॉडल को अडॉप्ट किया, कम्युनल मॉडल को नहीं। और सेकुलर मॉडल को अडॉप्ट करके साफ साफ कह दिया गया कि देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजियस ऑफ अवर कंट्री। कोई भी एक सिंगल ऑफिशियल रिलीजन हमारे कंट्री का नहीं है। हमारे कंट्री में सभी धर्म को एक बराबर की इक्वालिटी या एक बराबर के राइट्स दिए जाएंगे। ठीक, तो ऐसे कंडीशन में कैसे किसी एक लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज का रिकॉग्नाइजेशन दे दिया जाता? तो यही हुआ, जब सेकुलर मॉडल पे कंट्री अडॉप्ट हुई तो हमारे कंट्री में किसी एक लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं दिया गया। ओरिजिनली उस टाइम पर 14 लैंग्वेजेस को, ठीक है, जिस समय ये प्रैक्टिस हुआ था उस टाइम पर 14 लैंग्वेजेस को ऑफिशियल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज किया गया। कितने लैंग्वेज को? 14 लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज किया गया। और ये चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में, कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में ये चीज़ें बताई गई कि ओरिजिनली देयर आर 14 ऑफिशियल लैंग्वेज इन अवर कंट्री। और आज आप प्रेजेंट टाइम में देखोगे तो आज 22 लैंग्वेजेस हो गई हैं। कितनी हो गई हैं? आज प्रेजेंट टाइम में 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हमारे 8th शेड्यूल में है। ठीक, और ये ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होती है? ऑफिशियल लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेजेस होती हैं जिसमें हम सारे के सारे अपने वर्क करते हैं। जितने भी गवर्नमेंटल ऑफिशियल वर्क्स होते हैं वो सारे इन्हीं ऑफिशियल लैंग्वेजेस में होते हैं। और जो भी पेपर्स वगैरह गवर्नमेंट कंडक्ट करवाती है वो भी इन्हीं ऑफिशियल लैंग्वेजेस में होते हैं। ठीक, तो लैंग्वेज पॉलिसी को अडॉप्ट करके ये बता दिया गया कि हमारे कंट्री में कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं होगी। ठीक, कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं होगी। और ओरिजिनली जब था तो 14 था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में। तो ये सेकंड वे था जिससे इंडिया में फेडरलिज्म को प्रैक्टिस किया गया। ठीक, और थर्ड आपका था सेंट्रल और स्टेट रिलेशन। ठीक, अब देखिए सेंट्रल और स्टेट के बीच में 3 प्रकार के रिलेशन होते हैं। आप कह सकते हो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, फाइनेंशियल रिलेशन और टैक्सेशन रिलेशन। ये 3 रिलेशंस होते हैं सेंट्रल और स्टेट के बीच में। ठीक है, सेंट्रल और स्टेट के बीच में। और आप सबको बताया कि इंडिया होल्डिंग टुगेदर रूट ऑफ फेडरलिज्म को फॉलो करता है। तो यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है एज कंपेरिजन टू स्टेट गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल होती है। तो स्टेट गवर्नमेंट को बहुत सारी चीज़ों के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है। अब यहाँ पे ये भी मैटर कर जाता है ना कि सेंट्रल में कौन सी पार्टी रूलिंग पार्टी है और स्टेट में कौन सी पार्टी रूलिंग पार्टी है। अगर दोनों जगह पर सेम ही पार्टी रूलिंग पार्टी है, जैसे एग्जांपल ले लें, अगर सेंट्रल में भी बीजेपी है, उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी है, तो जाहिर सी बात है कि इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप होंगे बहुत बेटर होंगे, स्मूथ फंक्शनिंग रिलेशनशिप्स होंगे इन दोनों ही
स्टेट और सेंट्रल के बीच में। लेकिन अगर सेंट्रल में बीजेपी हो, स्टेट जैसे फॉर एग्जांपल पंजाब में आम आदमी पार्टी है, तो उनके बीच में जाहिर सी बात है जो रिलेशनशिप होंगे उतने स्मूथ फंक्शनिंग नहीं होंगे। ठीक, तो सेंट्रल और स्टेट का रिलेशनशिप इस पर भी डिपेंड करता है कि सेंट्रल में कौन सी रूलिंग पार्टी है और स्टेट में कौन सी रूलिंग पार्टी है। अगर सेम पार्टी है तो फंक्शनिंग बहुत बेहतर होंगे, और सेम पार्टी नहीं है तो फिर कहीं ना कोई कन्फ्लिक्ट जरूर क्रिएट होते हैं। क्योंकि सेंट्रल और स्टेट्स के बीच में जो रिलेशनशिप डिवाइड होता है वो 3 बेसिस पे होता है, मैंने आपको बार बार बताया है, एडमिनिस्ट्रेशन बेसिस पे, टैक्सेशन बेसिस पे और लेजिस्लेशन बेसिस पे। ठीक है ना, तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई हो। ओके, तो इन्हीं तीनों चीज़ों की मदद से इंडिया में फेडरलिज्म को प्रैक्टिस किया गया। इन्हीं तीनों चीज़ों की मदद से इंडिया में फेडरलिज्म को क्या किया गया, प्रैक्टिस किया गया। और बहुत ज़्यादा डर था हमारे उस टाइम जो लीडर्स थे उनको कि ऐसा ना हो कि आगे चल के इंडिया डिसइंटीग्रेट हो जाए या अलग अलग पार्ट्स में बढ़ जाए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि इन सभी चीज़ों ने हमारे डेमोक्रेसी को और भी ज़्यादा पावर और भी ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड की, ताकि वो स्मूथ तरीके से फंक्शन कर सके एक लॉन्ग टाइम तक। ओके, तो आई होप इंडिया में जो ये फेडरलिज्म किस तरीके से प्रैक्टिस हुआ, जो भी इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी चीज़ें मैंने आपको यहाँ बताई, चाहे वो फैक्चुअल था चाहे वो कॉन्सेप्चुअल था, सारी चीज़ें आप तक क्लियर हो गई हूँ। अब इस चैप्टर का जो अपकमिंग टॉपिक है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, और तब तक आप इस पर्टिकुलर चैनल के साथ बने रहिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ यहीं पर इसी चैनल पे, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। ओके।